वेलकम स्टूडेंट्स, मैं पूजा तरुण, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली टोंक। आज हम बीकॉम पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट और उसमें भी चैप्टर 1 को पार्ट 2 में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल आपका पेपर फर्स्ट है और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन। इसको हम यहाँ पर पार्ट 2 में यानी कि 2 पार्ट्स में इसको हम कवर कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको पहले से बता चुकी हूँ, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जान लिया था, ये क्या है क्या नहीं है, किस किस टाइप की परियोजनाएं होती है। उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे कि किसी प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो किन किन स्टेजेस में होता है। तो इसकी 6 स्टेज होती हैं, उनमें से हमने 2 स्टेज पढ़ ली है। कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन और एनालिसिस। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड स्टेज, वो है अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल यानी कि परियोजना का मूल्यांकन। अब देखिए, परियोजना को हमने जान लिया, पहचान लिया, उसका निरूपण भी, फॉर्मुलेशन भी कर दिया, यानी कि उसका एनालिसिस का काम भी हमने कर दिया। किन किन तरीक़ों से? फिजिबिलिटी के तरीके से, मार्केट से, टेक्निकली कर लिया, इनपुट के आधार पे कर लिया, फाइनेंशियल के आधार पे कर लिया, सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स के आधार पर, प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के आधार पर कर लिया था। अब हम यहाँ पर अप्रेजल की बात करेंगे। अप्रेजल में देखिए क्या होता है आपका, ये एक ऐसा टाइप का इक्विपमेंट या उपकरण है जिसमें जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं उनमें रिसोर्सेज को लगाना या नहीं लगाना, अगर नीडे मतलब उतना ज़रूरी है कि नहीं है, उतना विश्वसनीय है कि नहीं है, इन सब चीज़ों की जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो कंडीशंस हमारे पास में अवेलेबल है, उन कंडीशंस में उस प्रोजेक्ट में हम जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो लगाने भी चाहिए या नहीं, ये बात को देखा जाता है। अब इसकी भी कुछ स्टेजेस हैं, किसकी? प्रोजेक्ट अप्रेजल की। और ये कौन कौन सी हैं? आपकी टेक्निकल विजिबिलिटी हो गई है, कमर्शियल हो गई है, फाइनेंशियल हो गई है और इकोनॉमिक हो गई है, और इनके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल है आपका, है ना। तो ये सारी टेस्ट हैं जो हम देखते हैं, मैनेजरियल, सोशल, पारिस्थितिकल, ये सारी चीज़ों के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को हम लगाएं या ना लगाएं। तो टेक्निकल में हम क्या देखेंगे? लोकेशन को देखेंगे, साइट को देखेंगे, टेक्नोलॉजी को देखेंगे, लेआउट को हम देखेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्ट मिक्स को, प्लांट कैपेसिटी को और एडवाइज़र। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम टेक्निकल डिसीजन लेंगे कि टेक्निकल लेवल पर ये फिट बैठती है या नहीं। कमर्शियल में हम क्या देखेंगे कि मार्केट में उस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कोई डिमांड है भी कि नहीं है, फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, अच्छा उसका सेल्स और मार्केटिंग का क्या प्रोसेस होएगा, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और कंपटीशन किस लेवल पे है, हमारे जो पॉसिबल जो हमारे जो फ्यूचर के जो कस्टमर्स हो सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, उनकी सोशल इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उनको चेक करना, उनके कंजम्पशन को देखना कि वो कितना कंजम्पशन कर पा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं या कर पाएंगे हमारे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइटम को, उनकी हैबिट्स क्या क्या हैं उस आइटम को यूज़ करने से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किसमें? कमर्शियल, क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल और मार्केट विएबिलिटी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल विएबिलिटी की। अब देखिए क्या होता है, आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली लेकिन आपने पैसे का ही हिसाब नहीं रखा, तो फिर तो इसलिए इसमें हम क्या देखेंगे? मेन चीज़ देखेंगे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, जिसमें सारी चीज़ें शामिल है, प्लांट, मशीनरी, सारी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ये आपका इस्टेब्लिशमेंट क्या, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हो गए, वर्किंग कैपिटल, सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, उसमें कितना किसका परसेंटेज है, शेयर होल्डर्स कितने क्या ले रहे हैं, हम डिबेंचर्स कहाँ से मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम किस प्रकार से ले रहे हैं। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं रहा तो भी प्रोजेक्ट फेल होने की संभावना रहेगी, क्योंकि हमने फाइनेंशियल जो व्यवहार्यता है उस पर अपना काम ही नहीं किया है। अच्छा, हमें इन्वेस्टमेंट पर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ये सारी चीज़ों को हम फाइनेंशियल विएबिलिटी में चेक करते हैं।
अब बात करते हैं इकोनॉमिक विएबिलिटी की, आर्थिक व्यवहार्यता की। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो कोषों की लागत है उसकी वसूली हेतु रोकड़ प्रवाह और अंशधारियों को लाभांश भुगतान तथा संस्था के भावी विकास हेतु विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर की पर्याप्तता, यानी टेक्निकल फाइनेंशियल में तो सिर्फ हम उसके कोस्ट से रिलेटेड सब कुछ देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे थे, लेकिन इसमें हम लास्ट तक का डिसीजन को इंक्लूड करते हैं कि ये हमारी लास्ट तक की इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या प्रभाव डालती है, अंशधारियों को कितना क्या रिटर्न देगा, कितना क्या प्रॉफिट होगा, यानी इसमें सेल्स की बात करते हैं हम, सेल्स आगम की रेवेन्यू की बात करते हैं, आगम को हम इनकम बोलेंगे यहाँ पर, सेल्स इनकम क्या हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रही है, सरप्लस हमें क्या हो रहा है, रिस्क एंड ये अनसर्टेनिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों को हम इकोनॉमिक विएबिलिटी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां पॉइंट जो है किसमें, अप्रेजल में, ऑर्गेनाइजेशनल विएबिलिटी। इसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बारे में कितना ज़्यादा सफल तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, साउंडनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है वो कितना सुदृढ़ है, उसमें कितना क्या मोटिवेशन हो रहा है, कितनी क्या क्रेडिट एबिलिटीज़ हैं, कितना निष्ठा से, कितनी विश्वसनीयता से काम हो रहा है, जो लायबिलिटी है वो किस प्रकार की है, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें हम इसमें काउंट करते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे इसमें एम्प्लॉय पॉलिसीज़ किस किस प्रकार की, जैसे ट्रेनिंग किस प्रकार से की दी जाती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मोटिवेशन की क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है, इन सबको। नेक्स्ट हम संगठन संस्थापना को काउंट करेंगे इसमें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है उसमें किस किस प्रकार से उसकी बनावट की गई है, यानी हर एम्प्लॉय को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है कि नहीं है, कौन कौन सी सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है, इन सबको हम इसमें काउंट करेंगे। नेक्स्ट है आपकी मैनेजरियल विएबिलिटी। अब देखिए मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट, इसमें हम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। इसमें हम बेसिकली मानते हैं मॉरलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा ट्रेड का एंड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को हम इसमें काउंट करते हैं। सोशल विएबिलिटी में हम सामाजिक दृष्टि से हमारा प्रोजेक्ट कितना यूज़फुल है कि नहीं है वो डिसाइड करते हैं, है ना। और जो आपका पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल है उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइप का प्रोजेक्ट हम निर्माण कर रहे हैं उसमें पर्यावरण को तो कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, इकोलॉजी को तो हम कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पारिस्थितिकी के अनुकूल होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की वो एंड होती है। हम फोर्थ पे मूव ऑन करते हैं, वो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन या परियोजना चयन। अब देखिए परियोजना जो है आपकी वो विभिन्न प्रकार के आपके टेस्ट हो रहे हैं, एनालिसिस हो रहे हैं, उनके बाद में सेलेक्ट की जा रही है। तो सेलेक्ट करने के लिए भी इसमें 2 टाइप का क्राइटेरिया रखा है, नॉन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। नॉन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है आपके अदायगी अवधि और लेखांकन प्रत्याय विधि, यानी कि पे बैक पीरियड वाला और आपका ये अकाउंटिंग रिटर्न वाला देखा जाता है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इसमें हम चेक करते हैं एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर को और कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो को। इनके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या रिजेक्ट किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो हम किस में देखते हैं, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम पर। अब नेक्स्ट हमारी जो लाइफ साइकिल का स्टेज है वो है आपका मेन पार्ट, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि वो प्रोजेक्ट हमने डिसीजन ले लिया है फाइनली और उसके बाद में उसको लागू करना। अब लागू करने के भी कई सारे स्टेजेस हैं, जैसे कुछ इंजीनियरिंग डिज़ाइंस की अगर नीड है तो वो तैयार करना, नेगोशिएशंस अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो करना। इनके अलावा संस्थापना और निर्माण कार्य, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस करना,
सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, आपके जो रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ है, रिक्वायर्ड एबिलिटी वाले, उनको सेलेक्ट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, प्लांट स्टार्ट करना और प्रोडक्शन को प्रारंभ करना। ठीक है, ये आपकी स्टेज होती है यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है आपकी परियोजना पुनरीक्षण अथवा अनुश्रवण, जिसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट रिव्यू और मॉनिटरिंग। अब देखिए, जब हमारा काम शुरू हो गया है तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर नज़र रखने का काम करते हैं कि एक्चुअली वो कार्य उस गति से या उस बेसिस पर हो रहा है या नहीं, जिस आधार पर हमने उसकी प्लानिंग की है, परियोजना नियोजन किया है। उसमें हम काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, उसके टेक्निकल प्रोसेस को देखते हैं, इकोनॉमिकल को देखते हैं, उसकी कार्य गुणवत्ता को देखते हैं, मेजरमेंट्स से चेक करते हैं कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के पार्ट्स थे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं परियोजना असफलता के कारण, कोजेज ऑफ प्रोजेक्ट फेलर, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कैसे फेल हो जाता है या उसके फेल हो जाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट रीज़न जो है वो है आपका अनएप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स, यानी अनुचित रूप से परिभाषित उद्देश्य। आपने जो उद्देश्य डिसाइड किए वो सही ढंग से परिभाषित ही नहीं थे। नो कंट्रोलिंग ऑन चेंजेस, आपके जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल पर किसी का बस नहीं होता है, सबको पता है, लेकिन इंटरनल जो चेंजेस है वो आपकी खामी के कारण हो रहे हैं और आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे टेक्निकल कोई इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, एम्प्लॉइज से रिलेटेड, HRM ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। ऐसा चेंज जो आपके बस में है लेकिन आप नहीं कर पाए उसको कंट्रोल। इसके अलावा प्लानिंग विदाउट कंटिजेंसी, आपने प्लानिंग करी लेकिन बिना किसी आकस्मिकता के कर ली। आकस्मिकता मतलब कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी कोई इंसिडेंट आगे जाके फ्यूचर में हो रहा हो जिसकी आपने सोचा ना हो। जैसे अभी मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं, छोटा सा एग्जांपल कि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाह रहा है, इस टाइम पर वो व्यक्ति कोई दुकान खोलने की या कोई प्रोजेक्ट लाने की सोच रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है, उसने कोई इमरजेंसी के लिए, कोई आकस्मिकता के लिए नियोजन नहीं किया। जैसे मान लो अगर कोरोना की 3rd वेव आ जाती है तो उस कंडीशन में उसका मार्केट पर उसकी जो एक तरीके से डिमांड है उसके प्रोडक्ट की, वो किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। अगर उसने उन सब चीज़ों को नहीं सोचा और उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है उसको अपना बिजनेस ठप्प देखना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनके अलावा इनसफिशिएंट प्लानिंग कर ली हो, उस तरीके से नहीं की हो जिस तरीके से की जानी चाहिए थी, या अधूरी रह गई हो या सही नहीं हो पाई हो, लीडरशिप सही नहीं रही हो, लीडरशिप क्वालिटी का अभाव देखा गया हो। इनके अलावा आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट फिट नहीं बैठ रहा हो, तो भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इनके अलावा कमज़ोर अनुश्रवण एवं नियंत्रण, यानी कि रिव्यूइंग जो रहा आपका वो पुअर रहा और उस वजह से कंट्रोलिंग भी पुअर रहा, और आपने उसको जहाँ कहीं सुधारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए और कंटिन्यू किया, फलस्वरूप आपको उसमें लॉस उठाना पड़ा। इनके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपने कमज़ोर ही दे दी हों, और बेसलेस अजम्पशंस के आधार पर अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो डेफिनेटली वो फिर फेल होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्रोजेक्ट प्लानिंग की। यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? किसी परियोजना की विचार उत्पत्ति से लेकर उस परियोजना को क्रियान्वित करने तक किए जाने वाले सभी कार्य एवं उपायों को परियोजना नियोजन कहा जाता है। यानी कोई भी एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसका जो आइडिया आया है उससे लेकर उसको इम्प्लीमेंट किए जाने तक की जो प्रोसेस है उसको हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में इंक्लूड करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका महत्व क्या है, क्यों किया जाना चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, अगर हमने सही तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग करी है तो हमें एक बेस मिलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए, हमारे एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं, कम्युनिकेशन जो है किसका, इंफॉर्मेशंस का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाता है। इनके अलावा नेशनल लेवल की जो प्लानिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। अब हम बात करेंगे एक गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग के एसेंशियल्स क्या हो
सकते हैं, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए। सबसे मेन उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई पूर्वाग्रह या बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ग्रुप फंक्शन या टीम वर्क ये होना चाहिए, इक्वल प्रिंसिपल्स रखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो विरोधी लोग हैं उनके लिए अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो समान लेवल पर उनको फॉलो किया जाए। इसके अलावा फीजिबिलिटी असेसमेंट जो है उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया जाना चाहिए। निष्पादन के सामान्य संकेतक, जनरल इंडिकेटर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इसमें भी आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें कुछ गलत डिसीजंस ले लें जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सके। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सबसे मेन रोल रहता है। अगर मैनेजमेंट आपका फेल हो गया या ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया है तो आपका प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। और सबसे मेन सफिशिएंट फाइनेंशियल सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। सफिशिएंट नहीं है तो हो सकता है बीच में आपको प्रोडक्शन बंद करना पड़ सके और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को वहन करना पड़े, तो फिर वहाँ आपका कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और कंपटीशन मार्केट में वो ना टिक पाए। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या है? बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके मैनेजमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल वेंचर का काम करता है, यानी कि एक तरीके से एक सुसंगठित कार्य है जिसमें प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझें तो ये क्या है? परियोजना का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रखे जाने चाहिए। ये है आपके समय पर एवं लागत के अनुरूप कार्य के क्षेत्र के भीतर कर ग्राहक की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूर्ण करना। एक ही लाइन में सारे उद्देश्यों को समझा दिया गया है, जैसे समय पर होना चाहिए, लागत के अनुरूप होना चाहिए, कार्य क्षेत्र के भीतर होना चाहिए, ग्राहक की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किया जाता है। टू कंप्लीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट और कस्टमर विद इन वर्क एरिया अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड टाइम। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यानी आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन, परियोजना नियोजन, एक परिचय अध्याय प्रथम है वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो भी हम वीडियो कवर करेंगे बीकॉम पार्ट 3 का, वो हो सकता है पेपर 2 को करें या हो सकता है इसका नेक्स्ट चैप्टर करें। थैंक यू।